मिस्टर जोशू का कत्ल ही मेरे लिए क्या कम हैसियत रखता था कि उन लोगों ने ये हरकत कर डाली। उसके बाद मेरे वजूद में गैज़ व गज़ब के अलावा और क्या हो सकता था। तहज़ीब मेलकम एक्स तशवीशनाक निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, अली जार खान, हालात हमारे लिए खासे संगीन हो गए हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मिस्टर जोशू की आखिरी रसूमात में शरीक हो गए? मैंने कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता तहज़ीब। मिस्टर जोशू हमसे जुदा हो गए हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे। चुनाचे इन बहलावों से क्या फायदा, हमें अमली होना चाहिए। दफतन में किसी ख्याल के तहत उछल पड़ा। ओह तहज़ीब, हम एक शख्सियत को तो बिल्कुल भूल ही गए। तहज़ीब ने चौंक कर पूछा, कौन? मैंने कहा, लुई शी। तुम्हें इस बात का इल्म है कि सबसे पहले लुई शी को उन्होंने अपना हदफ बनाया था और उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया गया था। अगर मिस्टर जोशू का कत्ल मेरी इस कामयाबी ही से मुताल्लिक है जो मैंने क्राइम इंटरनेशनल के जरिए हासिल की है, तो कहीं लुई शी को भी निशाना न बनाया जाए। तहज़ीब ने कहा, लुई शी को निशाना बनाना समझ में नहीं आता अली। मैंने कहा, तुम इन लोगों को अच्छी तरह नहीं पहचान सकी हो तहज़ीब, जिनका ताल्लुक 100% ऑलिव हार्वर्ड से है। और सच्ची बात यह है कि ऑलिव हार्वर्ड के बारे में मैं अब भी हतमी तौर पर कोई बात नहीं कह सकता। तहज़ीब ने पूछा, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? लेकिन मैं खामोश हो गया। बहुत से ख्यालात मेरे जहन में गडमड होने लगे थे। कुछ देर में अजीब सी कैफियत का शिकार रहा। फिर मैंने तहज़ीब से कहा, उठो, मेरा ख्याल है अब हम बेहतर पोजीशन में हैं। फिलहाल हमें ताक़ुब वगैरह का खतरा भी नहीं है। हम लुई शी से मुलाकात करेंगे। तहज़ीब ने कहा, जैसा तुम पसंद करो। और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। बाहर आने के बाद हमने एक टैक्सी रोकी और लुई शी की जानिब चल पड़े। रास्ते में मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। किसी से ये भी ना पूछ सका था कि लुई शी इस वक्त मिस्टर जोशू की इमारत में क्यों मौजूद नहीं, जबकि वो मिस्टर जोशू की जबरदस्त अकीदतमंद थी और उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। लुई शी के छोटे से रेस्तरां के सामने मैंने टैक्सी रुकवाई और हम दोनों उतर कर अंदर दाखिल हो गए। मैं यहाँ भी अतराफ से पूरी तरह चौकन्ना था। रेस्तरां के मामलात में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। सब कुछ जूं का तूं था, कारोबार जारी था। मैंने काउंटरमैन से लुई शी से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और उसने गर्दन खम करके मुझसे मेरी मुलाकात का मकसद पूछा तो मैंने उसे जवाब दिया कि मैं लुई शी का बहुत पुराना दोस्त हूँ और वो मुझसे मिलकर खुश होगी। काउंटरमैन ने एक वेटर को बुलाकर मेरे साथ कर दिया और मुझसे कहा कि ऊपर के कमरे में लुई शी मौजूद है, मैं उससे मिल लूँ। मैं वेटर के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। वेटर ने मुझे उस कमरे के दरवाजे के सामने लाकर छोड़ दिया जहां मैं पहले भी लुई शी से मिल चुका था। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और इंतजार करने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। दूसरी बार दस्तक देने पर भी जब कोई जवाब न मिला तो दफतन मेरे जहन में चिंगारियां सी भर गईं। मैंने पूरी कुव्वत से दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। मैं बेइख्तियार अंदर दाखिल हो गया। अंदर रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी में जो कुछ नजर आया इंतहाई हौलनाक था। लुई शी की लाश छत में लगे हुए पंखे से लटकी हुई थी। उसकी आंखें बाहर निकली पड़ी थीं। नीचे जमीन पर 2 बच्चे ज़िबा किए हुए पड़े थे और दूसरे गोशे में एक नौजवान शख्स की सरबुरीदा लाश पड़ी हुई थी। मैं और तहज़ीब ये दहशतनाक मंजर देखकर दरवाजे के पास ही ठिठक गए। कितनी खौफनाक वारदात थी। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। लुई शी को भी मौत का शिकार बना दिया गया था, लेकिन अब मेरी पोजीशन इंतहाई खराब हो गई थी। जहां तक मेरा अंदाजा था, अभी नीचे किसी भी शख्स को लुई शी की मौत के बारे में कुछ मालूम नहीं था और अब जब मैं वापस जाऊंगा, उनको इत्तला दूंगा तो शायद उनमें से कोई यकीन न करे कि लुई शी के कातिल भी वही लोग हैं जिन्होंने मिस्टर जोशू को कत्ल किया है और उस वक्त उन्होंने मुझे बआसानी चूहेदान में फंसा दिया था। इस बात का अंदाजा लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई कि लुई शी के कत्ल को बहुत ज्यादा देर नहीं गुजरी। गोया उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ अपना काम अंजाम दिया है। जोशू के बाद लुई शी का कत्ल, और वो भी मेरी मौजूदगी में, सिर्फ इसलिए था कि मैं उनके इंतकाम से वाकिफ हो जाऊं। तहज़ीब का शाना थपथपा कर मैं बाहर निकल आया। तहज़ीब का बदन हौले हौले कांप रहा था, लेकिन मैं उन सीढ़ियों की तरफ नहीं बढ़ा था जिनसे गुजर कर मैं यहाँ आया था, बल्कि उस राहदारी के आखिरी सिरे पर पहुंचकर मैं उसकी बड़ी सी खिड़की से बाहर देखने लगा। रेस्टोरेंट की ये ऊपरी मंजिल बहुत ज्यादा बुलंदी पर नहीं थी। उस खिड़की के साथ ही लोहे के पाइप लगे हुए थे। चुनाचे मैंने तहज़ीब को उस पाइप के जरिए नीचे उतरने का इशारा किया जो खिड़की से बिल्कुल मिला हुआ था। तहज़ीब सूरत हाल को अच्छी तरह समझ चुकी थी। चुनाचे वो फुर्ती से जूते उतार कर पाइप के जरिए नीचे उतरने लगी और आने वाहिद में नीचे पहुंच गई। मैंने भी उसी बर्क रफ्तारी से नीचे तक का सफर तय किया था और उसके बाद हम तकरीबन दौड़ने के से अंदाज में वहां से काफी दूर निकल आए। तहज़ीब बिल्कुल खामोश थी। बहुत दूर पहुंचने के बाद मैंने फौरन ही एक गुजरती टैक्सी को रोका और उसमें बैठकर सुकून की गहरी सांस ली। टैक्सी ड्राइवर को हमने एक साहिली इलाके में चलने के लिए कहा। टैक्सी रवाना हो गई।
तहजीब बिल्कुल खामोश थी। थोड़ी देर के बाद हम साहिली इलाके में उतर गए। टैक्सी ड्राइवर को बिल अदा करने के बाद हम टहलने किसी अंदाज में काफी दूर तक चलते रहे। गालिबन हम दोनों ही अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा, क्या ये पै दर पै धमाके हवास मुअत्तल कर देने के लिए काफी नहीं है तहजीब? वो दिलासा देने वाले अंदाज में बोली, मैं जानती हूँ अली कि तुम इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हो, तुम अपने आप को यकीनन संभाल लोगे। मैंने कहा, तहजीब ये हालात मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी दीवाना हो जाऊं और बेदरेग कत्ले आम शुरू कर दूं। खुदा की कसम मैं इन लोगों का इंतकाम जरूर लूंगा। खुदा की कसम तहजीब, मैं इन्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। तहजीब बोली, ये कहने की बात नहीं है अली, हम यकीनन ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्या तुम ये महसूस नहीं करते कि दुश्मन हम पर मुसलसल निगाह रखे हुए हैं? वो हमारी कार्रवाइयों से भी वाकिफ मालूम होता है, बल्कि मैं तो यूं महसूस करती हूँ कि इस नए मेकअप में भी हमें पहचान लिया गया है, वरना हमारे यहाँ आने से थोड़ी देर कबल ये कत्ल क्या मानी रखता है। मैं सोच में डूब गया। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। हमारे बारे में उन लोगों का इस कदर बाखबर होना खासा ताज्जुब खेज था, लेकिन बाहर तौर हालात बताते थे कि तहजीब का ख्याल गलत नहीं। थोड़ी सी आवारागर्दी करने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए। कोई सही रास्ता नहीं मिल रहा था। उन लोगों ने पै दर पै कार्रवाइयां करके वक्ती तौर पर हमें मुअत्तल कर दिया था। मैं सोच रहा था लुइशी का कत्ल इस बात की गवाही देता था कि ऑलिव हार्वर्ड यहाँ जबरदस्त पैमाने पर सरगर्म अमल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी तक अपने आप को उसकी निगाहों से महफूज नहीं कर सका। इसमें कोई शक नहीं था कि अगर ये सारी कार्रवाई उसी की जानिब से थी तो उसने अपने ओहदे से हटने के बाद ज्यादा सरगर्मी से काम शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसकी इंतकामी कार्रवाइयों का तोड़ फौरी तौर पर करना जरूरी था। दूसरी सुबह कुछ और सनसनीखेज कैफियत की हामिल थी। तहजीब ने सुबह का एक अखबार मेरे सामने रख दिया। उस अखबार ने पहले ही सफ़े पर स्याह लाइनों के दरमियान मेरी तरफ से एक चैलेंज छापा था। मैंने मुताज्जिबाना अंदाज में उसे पढ़ा। अली यार खान ऑलिव हार्वर्ड और अमरीकी यहूदियों को चैलेंज करता है कि अब वो चीनी रहनुमा मिस्टर जोशू और लुइशी के कत्ल का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। मैं जानता हूं कि ऑलिव हार्वर्ड ने अपने ओहदे से सुबकदोश होने के बाद इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है, और उसने मेरे सबसे अजीज दोस्त मिस्टर जोशू और मेरी साथी लुइशी और उसके खानदान को ख़त्म करके अमरीकी यहूदियों के लिए मौत खरीदी है। मैं अपने चीनी दोस्तों को आगाह करना चाहता हूं कि मिस्टर जोशू का कत्ल दर हकीकत मेरी वजह से हुआ है। वो किसी किस्म के जहनी इंतशार में मुब्तला न हो और न ही किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज करें, क्योंकि ये मसला उनका नहीं है। जिस शख्स के लिए इन दोनों को कत्ल किया गया है वो मैं हूँ, और अब मेरा फर्ज है कि उनके खून के एक एक कतरे का हिसाब लूँ। सुनो अमरीका के फितना परवर यहूदियों, तुम्हारी मौत अली यार खान है, और अब अपनी जिंदगी का एक एक सांस गिन लो, क्योंकि उसका अरसा तवील नहीं। मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। तहजीब भी अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने तहजीब की तरफ देखा और वो गर्दन हिलाते हुए बोली, ये मेरे ख्याल में दूसरी खतरनाक कार्रवाई है अली, और इस बात में अब कोई शक व शुबा नहीं है कि ऑलिव हार्वर्ड ही इन दोनों वारदातों की पुष्ट पर है। तुमने ब्लैक प्लान की तशहीर से उसे जो जिक पहुंचाई है, उस पर ऑलिव हार्वर्ड शिद्दत गज़ब से पागल हो गया है, और अब वो अपनी तमाम तर ज़हनी सलाहियतों और इख्तियारात के साथ तुम्हारे मुकाबले पर कमर बस्ता है। मेरे ख्याल में ये चैलेंज हमारे लिए मजीद उलझनों का बायस है, और एक बार फिर उसने अमरीका में तुम्हारे लिए वही फ़ज़ा पैदा कर दी है जो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद थी। क्या अब अमरीकी यहूदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी पुलिस सरगर्म अमल न हो जाएगी? क्या यहाँ के ज़हीन तरीन महकमे सिर्फ अली यार खान को तलाश नहीं करेंगे? बताओ अली यार खान, क्या अब हर कदम पर हमारे लिए खतरात नहीं खड़े हो गए हैं? क्या इन हालात में तुम यहाँ रहकर कुछ कर सकते हो? मैंने कहा, क्या इसका मतलब ये हुआ तहजीब कि मुझे हार्वर्ड से खौफजदा होकर यहाँ से निकल जाना चाहिए? वो बोली, नहीं अली प्लीज़, मेरी बातों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। कभी भूल कर भी ये न सोचना कि मैं हालात से खौफजदा होकर या तुम्हें खौफजदा करके अपने लिए किसी किस्म की आसानी हासिल करना चाहती हूँ। मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि ऑलिव हार्वर्ड की चालों का मौसर तरीके से जवाब दिया जाए और तुम मोहतात हो जाओ। मैंने कहा, हाँ, अब बहर सूरत जैसे भी हालात पेश आएं हम उनका सामना करेंगे। तहजीब ने कहा, मैं हर तरह हाजिर हूँ अली, मुझे किसी भी मरहले पर नज़रअंदाज न करना। मैं खामोश होकर उसकी सूरत देखता रहा। चंद लम्हों के बाद उसने कहा, वैसे अली एक खास बात महसूस कर रहे हो तुम? मैंने पूछा, क्या? वो बोली, मैं सोचती रही हूँ ऑलिव हार्वर्ड के बारे में। क्या अजीब इंसान नहीं है वो? तुमने जिस तरह मुझे अपने बारे में बताया है उसमें बारहा इस किस्म की बातों का तस्करा मिलता है कि जब वो तुम्हारी रेंज में आया तो तुमने उस खतरनाक दुश्मन को इसलिए जिंदा रहने दिया कि दुश्मनी की रिवायत चलती रहे। जब तुम उसके कब्जे में आए तो उसने भी तुम्हें हलाक नहीं किया।
वो रोशनी जो तुम पर पड़ी एक ऐसी इमारत से डाली गई थी जहां से अगर राइफल इस्तेमाल की जाती तो बआसानी कारगर हो सकती थी। हरचंद के उस वक्त वो हमसे वाकिफ नहीं थे, लेकिन ऐसी ही कोई कोशिश बहर तौर की जा सकती थी या की जा सकती है। इसके अलावा ऑलिव हार्वर्ड की तरफ से शाया शुदा इस खबर से भी इस बात का इजहार होता है कि वो तुम्हें सिर्फ जहनी तौर पर परेशान करने का ख्वाहिशमंद है, कोई जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्या ये अजीब फितरत नहीं है? मैं तहजीब की बातों पर गौर करता रहा, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ तहजीब, अजीब फितरत है ये भी। दुश्मन के लिए बाज़ औक़ात इंसान अजीब से जज्बात का शिकार हो जाता है। दरअसल ऑलिव हार्वर्ड एक बड़ा आदमी है। अगर CIA में तुम उसका रिकॉर्ड देखो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि अजीम तरीन मुहिमात में ऑलिव हार्वर्ड ही का सहारा लिया गया है, और वो अपनी उन मुहिमात में इंतहाई शानदार तरीके पर कामयाब हुआ है। गोया उसकी हैसियत बहुत बड़ी थी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई दूसरा उसका हरीफ या मद्दे मुकाबिल हो सकता है। चुनांचे जब मैंने उसे चैलेंज किया और फिर सारी दुनिया में उसे मुख्तलिफ मौके पर शिकस्तों से दो चार किया, तो मैं उसके लिए उसकी अना का मसला बन गया। और ये मसला सिर्फ मेरे कत्ल से हल नहीं हो सकता, अलबत्ता मुझे अजियत में मुब्तला देख कर ज़रूर उसकी अना को तस्कीन पहुंच सकती है। ऑलिव हार्वर्ड अगर खामोशी से मुझे कत्ल कर दे तो ये उसके लिए कोई ख़ास बात नहीं होगी। मैं जानता हूँ वो मुझसे क्या चाहता है। तहजीब ने पूछा, क्या? मैंने कहा, उसका एक बहुत गहरा मंसूबा है और वो उसी सिलसिले में मुसलसल मसरूफ़ हैं। वो दर हकीकत मेरे ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का ख्वाहिशमंद है। इस तरह उसकी दोहरी ख्वाहिश की तकमील होती है। एक तो यही कि वो इस तरह मुझे शदीद ज़हनी कर्ब से दो चार कर देगा जिसका वो हमेशा ख्वाहिशमंद रहता है। दूसरी बात यह कि वो चूंकि नस्लन यहूदी हैं और सहूनियत हमेशा से पाकिस्तान को तशवीश की निगाहों से देखती है, लिहाजा वो पाकिस्तान के खिलाफ सहूनी जज्बों की भी तकमील करेगा। ये खुदा का फजल करम है कि अभी तक उसकी तमाम साजिशें नाकाम रही हैं, मगर ऑलिव हार्वर्ड दर हकीकत अपनी सी कोशिशों में मसरूफ़ है और जाहिर है अपने वसीतर मफाद के लिए वो अभी मेरे कत्ल का फैसला नहीं कर सका। हाँ, जिस वक्त वो ये महसूस करेगा कि अब उसकी तमाम कोशिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं, तो फिर उसकी अव्वलीन कोशिश यही होगी कि मुझे ख़त्म कर दे। इस दौरान वो कई बार जहनी तौर पर मुतज़लज़ल हुआ है। बाज़ औक़ात झल्ला कर उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की है। ख़ास तौर से ग्रेवाइल्स के इलाके से मेरी वापसी पर वो मुझे कत्ल करने पर तुल गया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया। तहजीब ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है अली? जैसा कि अखबारात के जरिए हमें पता चला है कि उसे इसराइल ने तलब किया है और वो वहाँ मौजूद है, तो क्या यहाँ इन कार्रवाइयों की वो खुद निगरानी कर रहा है? मैंने कहा, इस सिलसिले में अभी कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती तहजीब। बहरहाल वो अमरीकी नैजाद है, जहाँ उसका बेपनाह असर व रसूख होगा। अभी उसे इस मुल्क में बहुत सारे इख्तियारात हासिल होंगे, चुनांचे उसकी प्लानिंग के तहत कुछ और लोग भी काम कर सकते हैं। तहजीब ने कहा, बहरहाल अखबार की इस खबर ने हमारे लिए मजीद तशवीशनाक हालात पैदा कर दिए हैं। मैंने कहा, आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐसे हालात का आदी होता जा रहा हूँ तहजीब। तुम यकीन करो, मेरे जहन में कोई खौफ नहीं है, बस मैं महफूज रह कर कोई ऐसी कार्रवाई करने का ख्वाहिशमंद हूँ जिससे ऑलिव हार्वर्ड के बनाए हुए इस हिसार को तोड़ा जा सके। मैंने कहा, और तहजीब खामोश होकर गर्दन हिलाने लगी। तकरीबन 24 घंटे गुजर गए। इस दौरान हालात पुरसुकून रहे। मैं इन 24 घंटों में होटल से बाहर नहीं निकला। ये जायजा लेना चाहता था कि मेरी तरफ से जो चैलेंज किया गया है उसकी हैसियत क्या है। तीसरे दिन सुबह अखबार देखा तो उस चैलेंज की हकीकत मालूम हो गई। पिछले 2 दिन खतरनाक वारदातें की गई थीं। ट्रांस टरबाइन पर बमों से हमला किया गया था और टरबाइन तबाह कर दिया गया था। ये यहूदियों की मिल्कियत थी। लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था, जिस पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से निहायत गम गुस्से का इजहार किया गया। उसके अलावा एयरपोर्ट पर एक मुमताज यहूदी ताजिर पर 3 फायर किए गए थे। यहूदी ताजिर शदीद जख्मी हो गया था। उसके बाद उसे अस्पताल ही में होश आया। पुलिस ने उससे बयानात लिए तो उसने अली यार खान का नाम लिया। अली यार खान की तस्वीर उसे दिखाई गई तो उसने पहचान लिया कि यही शख्स उस पर कातिलाना हमले का जिम्मेदार है। ये 2 वारदातें खुसूसी तौर पर की गई थीं। तहजीब ने तशवीशनाक अंदाज में अखबार मेरे सामने पेश किया था, लेकिन उन वारदातों के बारे में पढ़कर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इन 2 पुरसुकून दिनों में बेशक मैं अपने होटल के कमरे में ही मुकीम रहा था, लेकिन ज़हनी तौर पर मैंने बड़ा तवील सफ़र कर लिया था और ख़ुद को बेहद पुरसुकून महसूस कर रहा था। तहजीब की तशवीश पर मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह सब कुछ तो होना ही था तहजीब। जाहिर है मेरी तरफ से जो चैलेंज शाया कराया गया है उसका कोई ना कोई मकसद तो होगा। तहजीब ने कहा, लेकिन इस तरह तो हमारे खिलाफ नफरत और बढ़ती चली जाएगी अली। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ तहजीब? हमारे लिए काम हो रहा है और हमारे दुश्मन अभी वक्ती तौर पर हमारे खिलाफ कामयाबियाँ हासिल करते जा रहे हैं। उन्हें पूरी तरह उरूज पर जाने दो, उसके बाद इनका जवाल शुरू होगा।
तहजीब ने कहा, ठीक है, जैसा तुम पसंद करो। होटल के इस कमरे में क्या तबीयत को घुटन नहीं महसूस होती? हम लोग यहाँ मैसूर होकर क्यों बैठें? आओ बाहर निकलते हैं। मैंने तहजीब से इत्तेफाक किया, ठीक है, और वो पूरा दिन हमने सैर व तफरी में गुजारा। सैन फ्रांसिस्को के उन तमाम मकामात की सैर की जिनके बारे में मैं अच्छी तरह जानता था या जहां मैं उस दौर में घूम फिर चुका था जब मेरा क़याम यहीं पर था। दूसरा दिन भी सनसनीखेज था। उस रोज के अखबारात में बैंक के एक बड़े डाके की इत्तला मिली थी जिसमें काफी बड़ी रकम लूट ली गई और देखने वालों ने तस्दीक की थी कि बैंक लूटने वाला एक एशियाई नौजवान है। बाद में तस्वीर की मदद से ये तस्दीक कर दी गई थी कि वो अली यार खान है। तहजीब को अखबार में तफसीलात पढ़ पढ़ कर गुस्सा आ रहा था। बहुत से अखबारात ने इस सिलसिले में तबसरे लिखे थे। उन्होंने कहा था कि अली यार खान अब बाकायदा एक दहशतगर्द बन चुका है और सैन फ्रांसिस्को में उसकी ये आज़ादाना कार्रवाइयाँ हुकूमत और पुलिस के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती हैं। क्या हुकूमत इस सिलसिले में कोई ऐसी मौसर कार्रवाई नहीं कर सकती जिसकी बुनियाद पर इसकी दहशतगर्दियाँ रोक दी जाएं? तहजीब ने कहा, मुझे खतरा है अली कि तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाकर कहीं यहाँ मुकीम पाकिस्तानी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ न की जाएं। ऑलिव हार्वर्ड और उसके गुर्गे अपने इंतकाम के लिए ये रास्ता निकाल सकते हैं। अगर अवाम में बेचैनी फैल गई तो फिर पाकिस्तानियों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। तहजीब का कहना काफी हद तक दुरुस्त था और मुझे दर हकीकत अब इस सिलसिले में संजीदगी से गौर करना था, लेकिन फिलहाल कोई मंसूबा जहन में नहीं था। हम लोग हस्बे मामूल सैर व तफरी के लिए निकल गए। दोपहर को 1:30 बजे के करीब हम एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए दाखिल हुए तो मेरी निगाह एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो शख्सियत मुझसे थोड़े फासले पर एक मेज पर बैठी हुई थी। एक हसीन सी औरत उसके साथ थी और एक छोटा सा बच्चा भी साथ बैठा हुआ था। ये शख्सियत मेरे पुराने दोस्त हरबंस सिंह की थी, जो सैन फ्रांसिस्को में यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही था और जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदलने के सिलसिले में नुमाया किरदार अदा किया था। वही मुझे एब्रन हॉल ले गया था। हाँ, वही मेरा सिख दोस्त हरबंस सिंह। मैं मेकअप में था। हरबंस मुझे नहीं पहचान सकता था, लेकिन मैंने हरबंस को अच्छी तरह पहचान लिया। मेरा दिल तड़प गया उससे मिलने के लिए। जाहिर है इतने अरसे के बाद हरबंस को देखा था तो ये कैफियत होना लाजमी थी। मैंने तहजीब को मुख्तसरन उसके बारे में बताया और तहजीब भी चौंक कर उसे देखने लगी। देर तक हम उनका जायजा लेते रहे। फिर तहजीब ने कहा, ये औरत? मैंने कहा, ये औरत यकीनन इसकी बीवी मालूम होती है। तहजीब ने कहा, हाँ, बच्चा भी तुम्हारे दोस्त की शक्ल सूरत से मिलता जुलता है। वैसे ये औरत जर्मन मालूम होती है। मैंने कहा, तहजीब, मैं इससे मिलना चाहता हूँ लेकिन मेकअप में ये मुझे नहीं पहचान सकेगा। क्या तरकीब की जाए? तहजीब ने कहा, चलो उसकी मेज पर चलते हैं या उसे अपनी मेज पर तलब कर लें। मैं सूरत हाल से बेनियाज होकर अपनी जगह से उठकर हरबंस के पास पहुंच गया। मैंने कहा, सरदार जी, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। हरबंस चौंक कर मुझे देखने लगा। वही शोखी, वही अंदाज, वही फराख दिली आज भी उसमें मौजूद थी। उसने गर्दन खम करके मुझे बैठने को कहा। साथ बैठी हुई औरत चौंक कर मुझे देखने लगी। हरबंस भी मुझ पर गौर कर रहा था। गालिबन मेरे खद्दो-खाल से मेरे बारे में कुछ अंदाजा लगाना चाहता था। फिर उसने कहा, कहो जी, क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? चेहरे से ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ के बाशिंदे हैं, मगर उर्दू आप बड़ी अच्छी बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैं आपके एक पुराने दोस्त का शिनासा हूँ सरदार जी। क्या ये नहीं हो सकता कि आप इस जगह के अलावा कहीं और मुझसे मुलाकात कर लें? वो बोला, ये जगह कौन सी बुरी है जी? कौन से दोस्त के शिनासा हो तुम? नाम बताओ उसका। मैंने कहा, शायद वो बेचारा आपके जहन से निकल गया हो सरदार जी। हरबंस बोला, ओ जी, अगर वो वाकई दोस्त होगा तो अपनी खोपड़ी में जरूर बैठा होगा, कहीं न कहीं तो जरूर। आप नाम तो बताओ उसका। मैंने नाम लिया, अली यार खान। हरबंस सिंह चौंक पड़ा। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जी, बड़ा पक्का दोस्त था वो अपना। ठीक है जी, उठो यहाँ से। मैंने कहा, नहीं, आप शायद लंच करने के लिए यहाँ आकर बैठे हैं। हरबंस ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। बोला, ओ भाई उठ जा, छेती कर। फिर अपनी बीवी की तरफ रुख करके अंग्रेजी में बोला, चलो जी, मेरा एक दोस्त मिल गया है, मुझे खाना घर पर ही तैयार करना होगा। मैंने कहा, मगर सरदार जी। हरबंस घूर कर मुझे देखने लगा। बोला, ओ भाई जी, अजीब बातें करते हो, अलग मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर करते हो और जब उठ गया हूं तो खुद रुक रहे हो। आ जाओ आ जाओ। मैंने तहजीब को इशारा किया और हम सब उठकर बाहर निकल आए। बाहर हरबंस की खूबसूरत इम्पाला खड़ी थी। उसने हम सबको बैठने की पेशकश की और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। पता नहीं क्यों उसने मुझसे अली यार खान के बारे में मजीद कुछ न पूछा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے